हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपिका सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका जेएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने उस दिन रोका था। उस दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही रुक गया था वीडियो, तो आज उसके आगे फिर चलते हैं। तो आज हम उसके आगे क्या पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं कि उस समय भारत में 1858 से पहले क्या चीजें चल रही थी, ताकि हमारे समझ दिमाग में ये चीज एक इमेज बन जाए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों पारित किया गया था। आप लोग को 1853 का एक मिनट आप लोग को 1853 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा दिया गया था। 1853 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद हमारे यहाँ एक घटना घटती है बहुत बड़ा, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति घटती है। 1857 की जो क्रांति होती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि सबसे जब ये बात एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जाते जाते बची थी, या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भारत से बाहर कर ही दिया जाता, लेकिन कुछ वजह से इसको रुक गए वो लोग। तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति होती है, बहुत बड़ी क्रांति होती है। मतलब यहाँ पे इनका विदा हो जाता कि अगर ये क्रांति एक समय पे सही सही जगह पे एक साथ होती तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के चली गई होती भारत को। तो जब ये बात वहां तक जाती है, महारानी जब बात पहुंचती है, तो आखिर सबसे पहले पूछा जाता है कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति हुई क्यों? क्यों भारतीय इतने बड़े नाराज थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन तो बहुत सालों से कर रही थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1853 तक उसने कह सकते शासन किया, तो 1857 में क्रांति हुई थी। तो इतनी बड़ी क्रांति पीछे होने का कारण जब पता किया गया, तो पता चला कि डलहौजी ने जो हड़प नीति लागू की थी, आप लोगों को पता होगा कि डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो हड़प नीति थी, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, भारतीय राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि अगर किसी भारतीय राजा का वैध पुत्र नहीं होगा तो उस भारतीय क्षेत्र को हम हड़प लेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वो क्षेत्र आ जाएगा। अब उसका वैध पुत्र का मतलब क्या हुआ कि अगर उस राजा का खुद का संतान नहीं है, अगर उसने किसी को गोद लिया हुआ तो उसका संतान नहीं माना जाएगा। अगर उसका खुद का पुत्र होगा तभी राजा के बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका खुद का पुत्र नहीं है, उसने किसी बेटे को किसी लड़के को गोद ले लिया है या किसी और वजह से, तो उसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कह सकते हो कि उनका अपना एक नियम था, एक रूल था। तो डलहौजी ने एक हड़प नीति लेकर आए थे, जिसकी वजह से कहा गया था कि अब काफी भारतीय राज्य क्षेत्रों को हड़प लिया गया था, जिसमें आप जानते हैं कि संबलपुर भी था, झांसी भी था। उसी में झांसी की महारानी का खुद का पुत्र नहीं था, तो उनके क्षेत्र को भी हड़प लिया गया था। और उसके साथ साथ अवध। अब बात आती है कि अवध में, जबकि अवध का राजा भी था और के राजा का खुद का वैध पुत्र भी था, उनका खुद का बेटा था, उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया था, फिर भी हड़प नीति के तहत अवध को क्यों हड़पा गया था? तो अवध को इसलिए हड़पा गया था क्योंकि अवध के ऊपर कुछ शासन का आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि वहां का जो राजा है वो सही ढंग से शासन चला नहीं पा रहा है, तो ये आरोप लगाया गया था अवध में, इसलिए अवध को भी हड़प लिया गया था। तो भारतीय जनता बहुत ही नाखुश थे, चाहे वो राजा हो प्रजा हो, सब नाखुश थे कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों को क्यों हड़प रही है। तो इसीलिए 1857 की क्रांति थी, सिर्फ ये एक कारक था क्रांति के पीछे का, सिर्फ हड़प नीति नहीं था। और बेलैजली की सहायक संधि भी इसका कारक थी, कारतूस वाला था एक फैक्टर। तो कई सारे कारक थे, लेकिन इसमें एक डलहौजी की हड़प नीति भी थी, जिसकी वजह से भारतीय राजाओं के राज्य क्षेत्रों को छीन लिया गया था। तो इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। जब ये बात पता चलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय राज्य क्षेत्रों को हड़पा था, इसकी वजह से भारतीयों ने विद्रोह किया। ये बात जब वहां इंग्लैंड तक पहुंचती है, तो इंग्लैंड की महारानी द्वारा ये बात कही जाती है कि कैनिंग को भेजा जाता है भारत में कि आप जाइए और वहां के भारतीय राजाओं मतलब राजाओं को, भारतीय जनता को ये बताओ कि आपके राज्य क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी हड़पेगी नहीं। जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना साम्राज्य का विस्तार किया है वो वहीं तक रहेगा, अब उसको और ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। ये बात जब यहाँ तक पहुंचती है, तो लॉर्ड जो आपके कैनिंग होते हैं, कैनिंग भारत में प्रवेश करते हैं और इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को दरबार आयोजित करते हैं और महारानी द्वारा जो भी बातें कही गई थी उसकी घोषणा करते हैं और कहते हैं कि अब किसी भी भारतीय क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंतर्गत नहीं हड़पेगी। मतलब यह हड़प नीति इस तरह से समाप्त कर दिया गया था कि अब हड़प नीति वाला कानून यहाँ पे नहीं चलेगा। तो उसी का 1858 का भारत शासन अधिनियम भी आता है और कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है। अब इसको समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत क्यों किया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे रूल कर रही थी,
उसकी वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और अंग्रेज जाते जाते बचे थे। इसका मतलब अंग्रेजों की यहाँ से विदाई हो जाती है आराम से, लेकिन वो कुछ वजह से यहाँ पे रह गए। तो जब ये बात वहां तक लंदन तक पहुंचती थी, उनको लगता नहीं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ डायरेक्ट, इनसे बोले तुम शासन नहीं करोगे। इसका मतलब यह अब तुम इस साइड हो जाओ, शासन नहीं करोगे, शासन अब डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी करेंगे, मतलब हम करेंगे, वहां के जो हमारे विक्टोरिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी का कहा जाएगा तुम सिर्फ व्यापार करो, अब तुम शासन नहीं करोगे। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का अंत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं समाप्त की गई थी, इसको यहाँ पे याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त नहीं की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सिर्फ कहा गया था कि तुम सिर्फ शासन नहीं करोगे, व्यापार करने आए हो व्यापार करो, अब शासन वहां की महारानी करेंगी। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था भारत का, आपको याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब उसके पद को ऊंचा कर दिया गया। उसके बाद 1833 का जो कानून आता है उसमें कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब उसी बंगाल के जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है उसके पद नाम को ही चेंज कर दिया, इसका मतलब उसका पद ही बदल दिया, उसके पद का क्या नाम रख दिया, भारत का वायसराय। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको बदल के भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो भारत के पहले वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति थे जो महारानी विक्टोरिया की बात लेकर के, उनकी घोषणाएं लेकर, उनके समाचार पत्र कह सकते हो, उनकी बातें लेकर भारत में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि अब किसी भारतीय राजाओं से उनके क्षेत्र को हड़पा नहीं जाएगा। ये महारानी विक्टोरिया का तरफ से उनका घोषणा है। बातें वो उन्होंने कही थी महारानी ने, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद में दरबार आयोजित करके इस बात को घोषणा कर दी कि अब कोई भी राज्य के क्षेत्र हड़पा नहीं जाएगा। तीसरे लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए जाते हैं और भारत में यहाँ पे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो संस्थाएं हैं, समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी जाती है। याद होगा आप लोग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। इनका काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शासन करेगी, कैसे काम चलाएगी, कैसे रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम बताओगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वहां भारत में शासन करेगी। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। इसमें टोटल 24 मेंबर थे, 24 मेंबर थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 6 मेंबर थे। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति यही करनी, जब इनकी स्थापना 1784 में कर दी गई थी तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गई थी। इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। एक शासन कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही है, एक कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शासन कर रही थी। तो दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। शासन कैसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं कि ये राजनीतिक मामले देख रही थी, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी ये व्यापारिक मामले देख रही थी। इनसे कहा गया था जो व्यापारिक मामले होगा, जो व्यापार से जुड़ी गतिविधियां होगी, जो व्यापार से जुड़े नियम बनाए जाएंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाइयां, युद्ध, कैसे साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा, कैसे प्रशासन को चलाया जाएगा, इन सब चीजों का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और कहा आज के बाद द्वैध शासन नहीं लागू होगा। इसका मतलब दोहरा शासन नहीं चलेगा। अब बात आती है कि इन दोनों संस्थाओं को समाप्त क्यों किया गया, इन दोनों की नियुक्ति क्यों की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बताने के लिए कि तुम ऐसा शासन चलोगे। इनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन भारत में चला रही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का ही अंत कर दिया गया तो इनसे कहा कि भैया वो लोग तो चले गए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं कर रही है तो तुम्हारा भी अब यहाँ पे काम समाप्त होता है, तुम्हें भी यहाँ पे काम कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इनकी भी एक तरफ से विदाई कर दी गई भारत से। तो नेक्स्ट मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। एक मिनट, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट का पद समाप्त क्यों किया गया था? अब देखिए, मान लीजिए 1857 की जो क्रांति होती है उसी के बाद यह अधिनियम पारित किया गया था, 1858 का अधिनियम। तो 1858 को जो अधिनियम पारित किया गया था, भारत शासन अधिनियम, उससे पहले एक साल पहले एक क्रांति होती है 1857 की क्रांति। उस क्रांति में अलग अलग राज्य क्षेत्रों के अपने अपने राजा थे। चाहे आप लखनऊ का ले लीजिए, क्या कहते हैं कि झांसी का ले लीजिए, संबलपुर का ले लीजिए, मेरठ का ले लीजिए और कानपुर के ले लीजिए, सबके अलग अलग एक राजा थे। कहीं के पेशवा तो कहीं के राजा, कहीं की महारानी, सबके लखनऊ। अब जो बिहार वाला क्षेत्र हो गया, सबके अपने अपने राजा थे। लेकिन ये था कि मान लीजिए कि क्रांति के बाद अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाते हैं, हम भारत से अंग्रेजों को निकाल देते हैं। क्रांति के बाद हम भारत अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कर देंगे।
अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे तो भारत में शासन कैसे चलाया जाएगा, कौन नेता, मुख्य नेता कौन होगा। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते चले आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था प्राचीन भारत में कि मौर्य साम्राज्य होता है जिसकी छत्रछाया में पूरा साम्राज्य का विस्तार होता है और पूरे अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, लेकिन मेन क्या होता, मौर्य साम्राज्य का राजत्व होता था। फिर गुप्त साम्राज्य भी हमने इसी तरह पढ़ा था। उसके बाद क्या कहते हैं, चाहे वो मुगल साम्राज्य था, चाहे मुगल जो था, इसमें भी हम देखते हैं अकबर रहते हैं, कई सारे सूबे का निर्माण किया जाता है। बाबर होते हैं, हुमायूं होते हैं, अकबर होते हैं, शाहजहां होते हैं, औरंगजेब, जितने लोग रहते हैं, ये मुगल साम्राज्य होता है जो शासन करता है। उसके अंदर में कई सारे सूबे होते हैं, अलग अलग सूबे की सुबेदार बनाए गए थे। तो देखिए मुख्य नेता कौन था, मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट जिसकी नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी थी, उसको कहा जाता है कि 1857 की क्रांति बाद 1858 ईस्वी में कहा जाता है अब मुगल सम्राट का पद नहीं रहेगा। इसका मतलब अब भारत में मुगल सम्राट पद नहीं है। मुगल सम्राट अभी भी थे। कौन था मुगल सम्राट, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ये मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट रहते हैं। जब 1857 की क्रांति होती है तो ज्यादातर राजाओं ने अपना नेता इनको मान लिया गया था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से भगा देंगे हम लोग, तो मुगल नेता जो बहादुर शाह जफर इनको अपना नेता घोषित कर दे रहे, और ये जो फरमान जारी कर देंगे तो पूरे जब ये चले जाएंगे तो इन्हीं के अंडर में रह के हम अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। लेकिन मुख्य कौन होगा, नेता कौन होगा, उसमें मुगल सम्राट होगा। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो अंग्रेजों के दिमाग में ये बात बैठी थी कि अगर बहादुर शाह जफर फिर से रहेंगे तो हो सकता है फिर से क्रांति कर दी जाए या मुगल सम्राट पद रहेगा, तो बहादुर शाह जफर के बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठेगा। इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, एक कहा कि बहादुर शाह जफर जो है उनको भारत से बाहर कर दिया गया, उनको रंगून वाले जेल में भेज दिया गया, और उनके जो बेटे थे उनके चारों बेटों को वहीं पे गला काट कर मार दिया गया। क्यों, ताकि आगे चल के कोई मुगल सम्राट पद पे बैठे नहीं, इसीलिए मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया ताकि आगे चल के कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत न कर पाए। अगर मुगल सम्राट का पद शायद ना भी समाप्त किया जाता कि अगर बहादुर शाह जफर ने फरमान ना जारी किया होता। तो नेक्स्ट है एक नए पद, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। जो पद था आपका, एक नया पद बनाया गया था। ऐसा समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा तुम व्यापार करो, तुम शासन नहीं करना। गवर्नर जनरल को पूरे भारत को वायसराय बना दिया गया। वायसराय क्यों बनाया गया था, वो डायरेक्ट महारानी का प्रतिनिधि था। इसका मतलब अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त कर रही थी जो भारत में थी एक संस्था, लेकिन अब जो वायसराय होंगे इनकी नियुक्ति डायरेक्ट इंग्लैंड से की जाएगी, और इंग्लैंड की जो महारानी वहां की जो पार्लियामेंट नियुक्त करेगी वही वायसराय पे यहाँ पर आकर काम करेंगे। अब मुगल सम्राट का पद भी समाप्त हो गया है। अब एक नया पद बना दिया भारत के राज्य सचिव का। दो बना दिए, आप इसको याद ऐसे रखना, एक नया पद बना था भारत का राज्य सचिव का पद। अब इसको याद रखना, ये पद कहाँ पे था, ये पद लंदन में बनाया गया था। भारत का राज्य सचिव, नाम भले से भारत का राज्य सचिव था लेकिन ये पद ब्रिटेन में बनाया था, वहां की पार्लियामेंट में एक पद बनाया गया था, वहां की पार्लियामेंट में एक पद था राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव जो बनाए गए थे पद, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, लंदन में बनाया गया था पद। अब आप ऐसे मानो, क्या वायसराय पूरे भारत का कानून व्यवस्था चला सकता था, क्या अकेला, क्या वायसराय ही कानून बनाएगा, महारानी उनको वहां पे नियुक्त कर देंगी और वायसराय यहाँ पे आके पूरे काम को संभाल लेगा, ऐसा तो था नहीं। अब ब्रिटेन की अगर महारानी ने डायरेक्ट कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम शासन नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे शासन करेगा। अब ब्रिटेन की महारानी उतर के तो यहाँ पे शासन कर नहीं सकती थी, तो ब्रिटेन की महारानी ने सोचा चलो एक व्यक्ति को वहां पे नियुक्त कर देते हैं जो भारत में शासन करेगा। अब बड़ी बात ये थी कि जो व्यक्ति को यहाँ पे हम नियुक्त कर रहे हैं वायसराय को, क्या वायसराय ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, तो इसके लिए आया कि नहीं, एक हम नया पद बना देते भारत का राज्य सचिव। वो पद हम लंदन में ही रहेगा, वो व्यक्ति वहीं पे रहेगा, वो कानून का निर्माण करेगा, कानून निर्माण करके भारत में भेजेगा, और भारत में जब वो कानून आएगा तो वायसराय उसी कानून को सिर्फ लागू करेगा। ये बात कही गई थी। तो भारत का जो राज्य सचिव पद बनाया गया था ये लंदन में बनाया गया था, वहां की पार्लियामेंट में। आप ऐसे सोचिए कि भारत की जो पार्लियामेंट है, इसमें संसद जो दिल्ली में है, वो अपने देश के लिए कानून व्यवस्था का निर्माण तो कर ही रही है। अगर उसको कह दिया जाए कि तुम्हें किसी और देश के लिए भी कानून व्यवस्था का निर्माण करना है, तो आप ऐसे सोच के चलिए कि उसके ऊपर दोहरा काम हो गया नहीं हो गया। एक तो उसे अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है और दूसरा उसे किसी और देश के नागरिक के लिए भी कानून बनाना है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी थी। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो अपने देश के नागरिकों के लिए भी कानून बना रही थी और वो भारत के लिए भी कानून निर्माण का काम करेगी। तो इसीलिए कहा गया कि वो पार्लियामेंट जो काम करेगी वो तो करेगी ही,
एक क्या करते हैं, इसी पार्लियामेंट में एक नया पद बना देते हैं, उसका पद का नाम रख दिया भारत राज्य सचिव। उस पद पे एक व्यक्ति बैठेंगे और वो भारतीय कानून का निर्माण करेंगे। बाकी पार्लियामेंट अपने देश के लिए कानून का निर्माण करेगी, सिर्फ भारत के लिए वो व्यक्ति कानून बनाएगा। तो ये राज्य सचिव पद बनाया गया था वहीं की पार्लियामेंट में जो लंदन में था। पहले भारत सचिव स्टेनली बनाए थे। इस पद पे किसको बैठाया गया? स्टेनली को बैठाया गया। अभी भी कहाँ बैठे हुए हैं? लंदन में है। वहां की पार्लियामेंट में एक पद बनाया गया, वहीं पे वो बैठे हुए हैं स्टेनली। अब आप सोचिए, क्या इतने बड़ी भू क्षेत्र के लिए, भारत का इतना बड़ा भूमि क्षेत्र था, क्या उसके लिए सिर्फ स्टेनली कानून बना सकते थे? नहीं। तो उनकी सहायता के लिए कह दिया कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा की स्थापना की गई। इसका मतलब स्टेनली के लिए एक सभा स्थापित की गई, उसका नाम रखा गया भारत परिषद कहा गया उस सभा को। इसमें टोटल 15 मेंबर थे। ये 15 के 15 मेंबर वही हैं, लंदन में हैं, भारत में नहीं आए हैं। अब ये लोग मिलकर भारत के लिए कानून का निर्माण करेंगे। वायसराय की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाएगी, महारानी के द्वारा नियुक्त की जाएगी, वो भारत में आएंगे। और ये जो परिषद है, ये जो 15 सदस्यों की परिषद है स्टेनली का, ये जो कानून का निर्माण करेगी उसको सिर्फ वायसराय लागू यहाँ पर लागू करेगा। ये वहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा आई होप। तो एक जो बैकग्राउंड था कि आखिर 1858 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत क्यों किया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की वजह से ही यहाँ पे भारतीय राज्य क्षेत्रों को हड़पा गया था। डलहौजी की हड़प नीति और भी कई सारे फैक्टर थे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया गया था तुम शासन नहीं करोगे, शासन हम करेंगे। तो डायरेक्ट शासन करने के लिए नया क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पद नाम चेंज करके वायसराय बना दिया गया। प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त, इनका कोई काम ही नहीं रहेगा। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, जो लंदन में था। ये पद वहीं पे बना था, भारत में ये पद नहीं था। भारत में डायरेक्ट प्रतिनिधि कौन था? महारानी का वायसराय था। ये वहां की पार्लियामेंट में कानून बनाते भारत के लिए और इसको वायसराय के पास भेजते, तो वायसराय यहाँ के भू क्षेत्रों पर कानून को लागू करता। पहले भारत सचिव कौन बने थे? स्टेनली बने थे। इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा बनाई गई। तो 15 सदस्यों की एक सभा बनाई गई थी, उसमें टोटल उसे सभा को क्या कहा गया? भारत परिषद कहा गया। ये तो भारत में भारत परिषद हो गया। देखिए वहां की लंदन में इसको होम चार्जेस कहा जाता था। यहाँ पे लिखा मैंने नहीं है, आप लिख लीजिएगा। वहां भारत परिषद को ही वहां पर होम चार्जेस कहा जाता था। इसमें टोटल 15 मेंबर थे। भारत परिषद में टोटल 15 मेंबर थे, 15 सदस्य। यहाँ पे लिखा गया 15 सदस्यों की सभा, 15 सदस्य थे। इस 15 सदस्य में 8 सदस्य जो थे वो वहां की महारानी द्वारा या वहां के राजा जो भी होंगे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसका मतलब डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते थे। और जो 7 सदस्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे। 15 मेंबर में भी 8 सदस्य वहां की महारानी के द्वारा, अगर पद पे महारानी है तो महारानी के द्वारा, और अगर महारानी सम्राट है उस पद पे तो उनके द्वारा नियुक्त की जाती थी। इसका तो चुनाव नहीं था, डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता था। और जो 7 मेंबर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 7 मेंबर थे। तो टोटल 15 मेंबर की एक सभा होती थी। उस सभा का नाम रखा गया भारत परिषद। और उस पद में एक सर्वोच्च पद था, उस सभा का जो अध्यक्ष होता था उसका पद रखा गया भारत राज्य सचिव, जो स्टेनली को बनाया गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन अंत कर दिया गया तो 15 सदस्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्तियों को क्यों रखा गया था? यहाँ पे इसको ऐसे समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर के 1857 तक शासन करती है। इसका मतलब लगभग 100 सालों का एक्सपीरियंस था उसके पास। जब 100 साल का एक्सपीरियंस था तो भारत में कैसे शासन चलाना है, कैसे रूल एंड रेगुलेशन लागू करवाना है, कैसे यहाँ पे क्या चीजें करनी है, भारतीय कैसे किस चीज से खुश रहते हैं, किस चीज से खुश नहीं रहते हैं, इस चीज के लिए कहा गया नहीं एक एक्सपीरियंस व्यक्ति इसमें होना चाहिए। तो 7 मेंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी के 7 व्यक्ति जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। यहाँ तक आप लोग इतना ही है, इसमें 1858 का अधिनियम इतना याद कर लेंगे, पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए लिख कर आ गया भारत परिषद अधिनियम, यही भारत परिषद अधिनियम। अभी तक क्या था? 1858 भारत शासन, इसका मतलब भारत को शासित करने के लिए जो अधिनियम बनाया जा रहा है, भारत में शासन चलाने के लिए जो अधिनियम बनाया जा रहा है उसको भारत शासन कहा गया। अब यहाँ पे आपको लिखकर आएगा भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि अब कानून कौन बना रहा है? भारत परिषद वाली जो सभा है 15 सदस्यों की, जिसका अध्यक्ष है भारत सचिव स्टेनली, वो उसकी सभा पूरी परिषद कानून बना रही है। इसका कानून रखा गया 1861 में। अब ये बात होता है क्या कि 1858 के बाद 1861 वाला अधिनियम इतनी जल्दी क्यों आ गया? 2 साल के बाद ही भेज दिए। उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा ये था, यहाँ पे आप देखिए ये वाला, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। आप ऐसे सोचिए 1857 की इतनी बड़ी महान क्रांति होती है कि अंग्रेजों को ये था कि वो मतलब आप ऐसे सोच लीजिए कि ये बात महारानी तक पहुंचती है वहां की पार्लियामेंट में कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति हुई
अंग्रेज वहां से आते आते बचे हैं, इसका मतलब यहाँ से इनकी विदाई कर दी जाती। तो ये था कि आखिर, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो कानून बनाएगा, भारत का राज्य सचिव जो कानून बनाएगा वो भारत में भेजा जाएगा वायसराय के पास, वायसराय उस कानून को पूरे भारत में लागू करेगा, ये तक कहा गया था। अब मान लीजिए उनको डर था फिर से मान लीजिए 1857 जैसी क्रांति हो जाती है, अगर फिर से ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाती है तो क्या वायसराय वहां बैठ के इंतजार करेगा कि भैया तुम वहां के जो राज्य सचिव हो, वहां की जो परिषद है लंदन से, तुम वहां से कानून बना के भेजो हमें, फिर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तब तक हो सकता था कि बहुत बड़ी क्रांति हो जाती कि अंग्रेजों को हंसाना पड़ जाता। तो ये जो इनके दिमाग में जो डर था, इसलिए कहा गया था, क्योंकि आप ऐसे सोचिए अगर आप लोग को मैप थोड़ा देगा कि अभी भी ये लोग किधर से आ रहे हैं, हिंद महासागर से होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप की केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अटलांटिक महासागर से होते हुए जाएंगे कहां पर, यूरोप में जा रहे हैं। अब आप ऐसे सोचिए इतना लंबा सफर, पहले यहाँ पे अगर कोई भारतीय कोई विद्रोह करते हैं, कोई क्रांति फिर से होती है, तो पहले तो इतने बड़ी बात वायसराय भेजेंगे, वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद वहां से कानून बनकर आएगा तो वायसराय यहाँ पे लागू करेंगे। तब तक हो सकता है कि बहुत बहुत बड़ी क्रांति हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो कहा गया था कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए भारत में फिर से 1857 जैसी कोई क्रांति होती है, ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती है, तो हम वायसराय को ऐसी शक्तियां देते हैं कि वो राज्य सचिव के कानून का निर्माण वाली उस पर विचार न करें या इसके लिए इंतजार न करें, वो डायरेक्ट आपातकाल में, इसका मतलब अगर कोई इमरजेंसी होती है तो डायरेक्ट वो कानून को लागू कर सकते हैं, आपातकाल में अध्यादेश जारी करके वो कानून का निर्माण कर सकते हैं। बात आती है अध्यादेश क्या था। अध्यादेश का मतलब होता है जिसे आज के टाइम पे हमारे संविधान में आर्टिकल 123 में 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? वैसे हमारे यहाँ कानून निर्माण कौन करती है? पार्लियामेंट करती है, संसद करती है देश के लिए। संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों सदन अगर उपस्थित रहेंगी, दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर देती है, तो राष्ट्रपति के अगर ये प्रस्ताव पारित कर देती है विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति मोहर लगा दिया जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, कानून का निर्माण हो गया, इसमें तो कानून लागू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा तो है लेकिन लोकसभा भंगी चल रही है या लोकसभा नहीं है उपस्थित, तो क्या एक संस्था कानून का निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि बिना दोनों संस्थाओं के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जब देखते हैं कि दोनों सदन कार्यकाल में नहीं है या एक सदन कार्यकाल में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं आपातकाल में। ऐसी जब ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जो लगता है नहीं कानून का निर्माण करना जरूरी है, वो तुरंत कानून का निर्माण कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि हम क्या लगा रहे हैं, अध्यादेश जारी कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ के वायसराय को भी कहा गया था कि अगर कोई आपातकाल भारत में आता है तो आप राज्य सचिव के निर्णय का या राज्य सचिव के लिए कानून बनाने वाला इंतजार मत करना, आप डायरेक्ट अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर देना। अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी, 6 महीने तक। इसका मतलब जो कानून का निर्माण आप करके लागू करोगे वो भारतीय क्षेत्रों में सिर्फ 6 महीने तक लागू रहेगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक वहां के परिषद के भारतीय परिषद द्वारा कानून का बनकर आपके भारत में वापस आ जाएगा, तो आप उसको लागू कर दीजिएगा, तब तक सारी चीज हो जाएगी। लेकिन आपातकाल में आप इसको लागू कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, वायसराय ने पहली बार 3 भारतीयों को कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। वायसराय जो थे कैनिंग ने पहली बार 3 भारतीयों को, अब आती है पहली बार जो उनकी परिषद थी, जो 1773 में 4 गवर्नर जनरल थे, फिर उनकी 4 सदस्य की परिषद थी, इसको फिर कम कर दिया गया। तो वो जो परिषद थी उस पर पहली बार कहा गया था कि भारतीय थे, अभी तक जितने सदस्य थे सब के सब ब्रिटिश थे। अब क्या कहा गया है कि पहली बार भारत इसमें 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारतीय होंगे। लेकिन क्या ये परमानेंट मेंबर थे उनके परिषद के? नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं थे उनके। इसका मतलब ये था कि वायसराय थी, वायसराय जो परिषद थी उसकी परमानेंट मेंबर नहीं थी, ये सिर्फ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। 3 भारतीय थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव। 3 ऐसे व्यक्तियों को उनकी कार्यकारी परिषद में, इसका मतलब उनकी जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसके 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। लेकिन ये परमानेंट मेंबर नहीं थे, इस क्योंकि इनको बुलाया जा सकता था सलाह लेने के लिए कि क्या भारत में ये चीजें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और सलाह लेने के बाद इनको वापस भेज दिया जाता। परमानेंट मेंबर नहीं था कि आज से आप हमारे काउंसिल के परमानेंट मेंबर हुए, आपकी बात जो कहेंगे उसको हम मानेंगे, मानना नहीं था इनका। अगर ये कोई सलाह रख रहे हैं, अगर वायसराय और वायसराय की परिषद उस बात को नहीं मान रही है तो इनकी बात की कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जा रहा है तो सिर्फ सलाहकार रूप में, इसका मतलब इनके पास कोई दूसरा अधिकार नहीं था। इसको याद रखना, वायसराय ने पहली बार 3 भारतीयों को
कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में मनोनीत किया था। कौन 3 भारतीय थे? बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी गई। क्या कहा? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को, याद होगा 1773 में जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था तो कहा गया था कि मद्रास, आप ऐसे याद रखना इसको, ये रहा आपका मुंबई, ये रहा आपका मद्रास, ये रहा आपका बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसका मतलब इसके पद को बड़ा कर दिया गया। तो जो बंबई का गवर्नर था, जो मद्रास का गवर्नर था, उनसे कहा गया था कि आप जो भी कानून का निर्माण करेंगे आप कर सकते हो अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण। ये 1773 की बात हो रही है, आप अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सारी बातों में आपको गवर्नर जनरल से राय सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ये तो कहा गया था इसमें 1773 में। लेकिन जो 1833 का अधिनियम आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यहाँ पे मैंने बीजीसी लिखा, यहाँ भी लिखा वही, तो ये बंगाल वाला समझ लेना भी और ये भारत वाला समझ लेना। तो जो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो इनसे कहा जाता है कि अब तुम अपने क्षेत्र में भी कानून का निर्माण नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कि पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो जो कानून का निर्माण करेगा उसी को भी वही कानून तुम्हारे क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। तो इनसे इनकी विधायी शक्ति, इसका मतलब विधान बनाने वाली, लॉ बनाने वाली, कानून बनाने वाली शक्ति इनसे छीन ली गई थी। लेकिन 1861 में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को, मद्रास को भी और बंबई को, दोनों को कहा गया कि अब तुम अपने क्षेत्रों के लिए कानून का निर्माण कर सकते हो। तो 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन किया गया था, केंद्रीकरण किया गया था कि गवर्नर जनरल के पास पूरी शक्तियां दे दी गई थी, उसी को अब वायसराय ने दे शक्तियां स्थानीय लेवल पे कहा तुम अपने क्षेत्र में अपने कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकते हो, उसको लागू कर सकते हो। लेकिन अभी भी मेन पावर वायसराय के पास ही है। तो इसमें यहां तक हो गया। ये अध्यादेश वाली बता दिया गया। बंगाल, जो बंगाल था वहां पे 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में और पंजाब में 1897 ईस्वी में विधान परिषद का गठन वायसराय ने किया था। इसकी शक्ति वायसराय को दी गई थी। वो किसी भारतीय क्षेत्र के सीमा का परिवर्तन कर सकता था, उसका नाम बदल सकता था, मतलब सीमाओं में अदला बदली कर सकता था, कुछ भी करने की शक्ति वायसराय को यहाँ पे पूरी तरह से वायसराय को पावर दे दी गई थी। तो यहाँ पे वही चीज है कि विधान परिषद का गठन वायसराय ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जब ये कानून पास किया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसी समय कहा गया था कि एक उच्च न्यायालय अधिनियम, हाई कोर्ट अधिनियम पारित किया गया था एक्ट 1861 में। तो उसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसके तहत कहा गया था बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो 1861 में पारित किया गया था, लेकिन स्थापना कब की गई थी? 1862 में, एक साल बाद की गई थी। इसको आप ऐसे याद रखना कि बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी। अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास, बंबई और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। परिषद में कौन सी परिषद? जो गवर्नर जनरल थी उनकी जो परिषद थी, कहा गया परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को, इसका मतलब जो गवर्नर जनरल थे, अब यहाँ पे देखिए 1861 में वायसराय ने पहली बार 3 भारतीयों को कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। इसका मतलब जो उनकी कार्य करने वाली पूरी परिषद थी, जिसमें गवर्नर जनरल थे और उसमें जो मेंबर थे 4, उनके अलावा कुछ और परिषद को, मतलब कुछ और व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन उसका मेंबर नहीं माना गया। ये नहीं कहा कि तुम परमानेंट हो गया, अब हमारे कार्यकारी परिषद के सदस्य हो, नहीं, कहा गया तुम सलाहकार के रूप में हो, जब हमारा मन होगा तुम्हें हम सलाह लेने के लिए बुला लेंगे, अदरवाइज तुमको हम साइड में कर देंगे। यहाँ पे पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस, वही परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। आपने ऐसा समझना कि जो वायसराय थी, उनकी जो परिषद थी, उसमें जितने भी सदस्य भारतीय थे
उनको कहा गया अब आप बजट पे प्रश्न पूछ सकते हो, बहस कर सकते हो। अब बात आती है कि बजट क्या था। बजट आप ऐसे समझना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी बचत बजट बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, हमें स्कूल का फीस कितना देना है, कोचिंग का कितना फीस देना, बुक्स खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, घर का खर्चा कितना है, हम लोग अपना एक छोटा बजट बनाते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, बड़ा बजट बनाती है। उसके अकॉर्डिंग वो बताती है कि हम कितना इनकम, हमारी कितनी कमाई हो रही है, हमारी कितना खर्च हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और कितना हम हमारी कमाई होती है, हम कहाँ से कितना टैक्स वसूल रहे हैं, सारी चीजें पूरा बकायदा ओवरऑल बजट में बताती है। तो हमारे यहाँ अभी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जो हमारे यहाँ की हैं, उन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया। तो यहाँ पे कह दिया गया, जो बजट पेश किया जाता था परिषद में, उसमें बजट पर बहस तो कर सकते थे, भारतीय जो शामिल थे बजट पे बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। कि जैसे बजट होता है ना, कि जब आप बजट पेश किया जाता है तो उस पर कुछ बहस चलती है, फिर उस पर वोटिंग किया जाता है, तो बजट पास किया जाता है। तो वही चीज आप कह रहे हैं, बजट पे बहस तो भारतीय कर सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे कि आपने कहाँ से कितना टैक्स लगाया है, कहाँ से आप कितनी कमाई कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, सारी चीज कर सकते थे। लेकिन जब उस बजट को पास करने की बारी आती, तो भारतीय को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था। इसका मतलब भारतीय जो थे वो वोट नहीं दे सकते थे, वो बहस कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इनको नहीं मिला था। फिर कह रहे हैं केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, एक तो केंद्रीय परिषद थी, इसको समझ, वायसराय था, वायसराय की खुद की एक परिषद थी जिसमें कुछ मेंबर होते थे और वायसराय मुख्य होता था उसका, उसकी मतलब वो केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होता था। एक प्रांतीय विधान परिषद होती थी, जो मतलब गवर्नर होते थे, और उससे वायसराय से नीचे जो अलग अलग प्रांतों के गवर्नर होते थे, उनकी खुद की भी एक परिषद थी। में अतिरिक्त, मतलब उनकी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। आप इसको समझना कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। अभी तक से जो सदस्य थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। अब इसमें कहा गया कि हम अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, जिनको गैर सरकारी कहा गया। गैर सरकारी क्यों? क्योंकि जो सरकारी थे वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, वो नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब कहा गया इसमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, और भी कोई अंग्रेज थे जो उनके सरकारी सदस्य में नहीं आते थे, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, कि सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। जबकि बहुमत सरकारी सदस्यों का था, लेकिन बहुमत जो दिया गया था, वोटिंग करने का अधिकार, सारी चीज, वो अभी भी सरकारी सदस्यों का था, जो उनके केंद्रीय मतलब वायसराय की जो परिषद के मेंबर थे, और जो यहाँ पे प्रांतीय विधान परिषद गवर्नर की जो परिषद थी, उनके सदस्यों को यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। फिर कहा गया इसी 1892 में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ मतलब यहाँ पे पहली बार 1892 के अधिनियम में कहा गया था कि यहाँ पे इलेक्शन होगा, लेकिन इनडायरेक्टली हुआ था, कोई मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करवाया गया था, कोई चुनाव नहीं हुआ था, और न ही इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग हुआ था। तो निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन जो सिस्टम था, वो शुरुआत तो की गई थी कई सारी चीजें, लेकिन अभी डायरेक्ट निर्वाचन वर्ड यूज नहीं किया गया था। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये पहला वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1892 का सीधा 1909 में आता है। तो 1909 में जो आता है, इसमें आप देखेंगे तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम होता है, इसकी पिछले कुछ चीजें हम याद कर लेते हैं। 1892 में आखिर भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार क्यों दिया गया था? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तब धीरे धीरे कांग्रेस जो है, जो संगठन बनाया गया था, संस्था बनाई गई थी, उनकी धीरे धीरे मांग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कुछ मांगे वो रखेंगे, तो कुछ इन लोग को मानना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे 1909 को भारत परिषद में। तो 1905 में आप जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन भी चढ़ाया गया था। आप जानते हैं जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उस समय बहुत बड़ा एक तरफ से हमारे भारतीय जो सड़कों पर उतर आए थे, और वो कह रहे थे नहीं, बंगाल का बांटा नहीं जाए, क्योंकि धर्म के आधार पर बांटा गया था, समुदाय के आधार पर, कि जहाँ पे विश्व से बंटवारा कर दिया गया था। तो वही चीज बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद भारतीय जो थे स्वदेशी आंदोलन चलाने लगे थे, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किए थे, कि हम किसी भी विदेशी वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की वस्तुओं का यूज करेंगे। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी। तो कई सारी ऐसी चीजें चल रही थी उसमें पीछे, इसकी वजह से 1909 को भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इस परिषद को दो नाम से जानते हैं, या तो आप कह सकते हो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या आप कह सकते हो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
दो नाम है। मांडले उस समय कौन थे? भारत सचिव थे, भारत सचिव मांडले हैं। जो यहाँ पे भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया था, जिसमें पहले स्टेनली बैठे थे, अब उस पद पे कौन बैठे हैं? मांडले बैठे हुए हैं। और मिंटो वायसराय थे, जो वायसराय के पद पे 1858 में कौन बैठे थे? कैनिंग बैठे थे, वहां पे मिंटो बैठे हुए हैं। तो मांडले भारत सचिव जो लंदन में वहां के अध्यक्ष है, और मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय हैं, तो इसलिए इसके नाम से जाना जाता है। विधान परिषद में सदस्यों को पूर्ण प्रश्न पूछने तथा बजट के संबंध में प्रस्ताव देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब 1892 में क्या गया? बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था भारतीयों को। बजट बहस भी कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया कि विधान परिषद में जो सदस्य हैं वो पूरे प्रश्न पूछ सकते थे, मतलब प्रश्न कर सकते थे, बजट के संबंध में प्रस्ताव दे सकते थे। इसका मतलब अब अपने वोटिंग, अपने मत, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते थे और उनकी बातों को माना जाएगा। यहाँ पे अब भारतीयों को धीरे कई सारे राइट्स मिलने शुरू हो गए थे। उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारी चीज चल रही थी। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। क्या कह रहा है? पहली बार भारतीय सदस्यों को, अभी तक किसी भी भारतीय सदस्य को, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे था एक नया पद, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। जो राज्य सचिव पद बनाया गया था भारत का, लंदन में बना था, उसमें टोटल 15 मेंबर थे। तो 15 मेंबर में 8 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश की महारानी या सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे, वहां की सरकार द्वारा, और 7 मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे। अब क्या कह दिया गया? उसी भारतीय सदस्य, उसमें क्या कहा गया है? भारत राज्य सचिव की परिषद में अब पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। कहाँ पे? लंदन में। भारत में नहीं, भारत में किया जाएगा वायसराय की परिषद में, लेकिन अभी भारत के राज्य सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीय आएंगे। अभी तक 15 मेंबर पूरे ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन अब पहली बार कहा गया कि पहली बार भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। वो 2 भारतीय कौन थे? केजी गुप्ता थे एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 ऐसे भारतीय थे जिनको पहली बार लंदन में जो एक पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम में, भारत राज्य सचिव पद, उसमें पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अभी तक उसमें 15 मेंबर जो थे उसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन अब इसमें 2 भारतीय बनाए गए। नेक्स्ट कह रहा है, तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। सिर्फ भारत, लंदन में भारतीय राज्य सचिव की परिषद 2 व्यक्ति बनाए गए थे भारतीय, लेकिन यहाँ पे कहा गया अब पहली बार वायसराय की, जो यहाँ पे भारत में वायसराय मिंटो, इनकी जो परिषद होती थी, अभी भी इसमें जो मेंबर थे वो कौन थे? अंग्रेज थे, सभी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन 3 व्यक्तियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया था, वो भी सलाहकार के रूप में। इनको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया था, लेकिन अब परमानेंट मेंबर के रूप में कौन बनेगा? प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद का विधि सदस्य बनाया गया था। तो पहले ऐसे मेंबर बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, जिसमें अभी तक कोई भारतीय नहीं था परमानेंट, जो 3 व्यक्ति थे वो नॉन परमानेंट थे, इसका मतलब सिर्फ सलाह लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इनको कहा गया था तुम विधि सदस्य बनाए जाते हो, कानून के नॉलेज जो हो, उस सदस्य के रूप में इनकी अपॉइंट कह सकते हो कि इनका नियुक्त किया गया था परमानेंट मेंबर के रूप में। तो पहली बार भारत राज्य सचिव परिषद में लंदन में 2 भारतीय बनाया गया था। कौन थे वो? केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की परिषद में भी पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया था परमानेंट मेंबर के रूप में, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो भारत में नियुक्त हुए थे। इनको विधि सदस्य बनाया गया था। ये कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी मंशा थी, वो चाहते थे कि धर्म के आधार पर इनका बंटवारा कर दिया जाए, ताकि वो एकजुट होकर कोई 1857 जैसी क्रांति फिर से न कर पाए। स्वदेशी आंदोलन जो चला था 1900 उसमें, वो भी ये लोग न कर पाए, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। इसका मतलब क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट कहीं पे खड़ा होता है, अभी यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के लिए किया गया है, बाद में इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा 1919 के अधिनियम में, फिर इसको 1935 के अधिनियम में और बड़ा कर दिया जाएगा। तो अभी क्या कह रहा है कि 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन, अगर कहीं किसी क्षेत्र में कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, आज के टाइम पे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर किसी एक कैटेगरी का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो सिर्फ उसी कैटेगरी व्यक्ति वोट देते हैं, नहीं, हम लोग जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय कहा गया था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी क्षेत्र में खड़ा होता है, उसको वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इसका मतलब उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के पास ही है, कोई और व्यक्ति उसको वोट नहीं दे सकता है। तो
संप्रदाय निर्वाचन की शुरुआत 1909 के अध्ययन में हुई थी। याद रखना ये सिर्फ अभी मुस्लिमों के लिए थी कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही अलग किया गया था। अभी इसमें आगे चल के इसमें क्या कहते हैं भारतीय, ईसाई, यूरोपियों, महिलाओं, बहुत चीजें बढ़ा दी जाएगी आगे चल के। लॉर्ड मिंटो संप्रदाय निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। जो मिंटो भारत के वायसराय है, कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को संप्रदाय निर्वाचन का जनक कहा जाता है। संप्रदाय निर्वाचन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि रूप में इनको जनक के रूप में जाना जाता है। इसी में मार्ले ने पत्र लिखा था मिंटो को, कहा था कि हम इसी अधिनियम में जो संप्रदाय निर्वाचन की शुरुआत कर, इसमें कहा था कि हम ऐसे नाग के दांत बो रहे हैं जो इसका फल आगे चल के भीषण होगा। इसका मतलब हम ऐसा जहर बो रहे हैं भारत में चल के जिसका आगे चल के भविष्य में इसका फल बहुत ही खतरनाक होगा। कुछ चीज आज भी देखी जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आप याद रखना 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इसको एक नाम से रखता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, क्योंकि मार्ले उसमें भारत सचिव पद पे थे और मिंटो भारत में वायसराय थे। विधान परिषद में सदस्यों को यहाँ पे सारी चीजें मिली ही थी, प्रस्ताव देने का, इसका मतलब वोट देने का अधिकार भी यहाँ पर भारतीयों को मिल गया। पहली बार भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की परिषद में, जो लंदन में भारत सचिव पद बनाया गया था, उसमें पहली बार 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। कौन थे? केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब उसी समय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में ही, जो उनकी खुद की परिषद होती थी काम करने वाली, उस परिषद में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उनको किस पद के लिए बनाया गया था? तो उनको विधि सदस्य बनाया गया था। उसके बाद संप्रदाय निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इसी में मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, मुस्लिम जो वोटिंग के लिए खड़े होते थे, और लॉर्ड मिंटो को संप्रदाय निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? 1858 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट कर लिया, 1861 का भारत परिषद अधिनियम कंप्लीट कर लिया, 1892 का भारत परिषद अधिनियम हो गया हमारा, और 1909 का भारत परिषद अधिनियम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हमारे सिर्फ 2 बचे हुए हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 3 कानून है। इस चीज को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का तीनों कानून कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चल रहा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें लेक्चर जो 4 है ये, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या पढ़े? ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक होता है। 1858 से 1947 तक किसका शासन होता है? ब्रिटेन की महारानी, या कह सकते हो वहां के सम्राट का शासन हमारे ऊपर चलता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है। 1858 से पहले हमारे पास शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट जो कंपनी थी, वो हमारे ऊपर शासन कर रही थी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इन 3 अधिनियम कंप्लीट करने के बाद हम लोग उतरेंगे, पढ़ेंगे सीधा क्या कहते हैं दूसरा टॉपिक, जो संविधान सभा का निर्माण। उसमें हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा का निर्माण होता है, कैसे हमारी संविधान लिखी जाती है, वो सारी चीज हम देखेंगे। इसको पढ़ने का एक सबसे बड़ा ये भी होता है, मोटिवेट उद्देश्य होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि आगे चल के, जैसे आप ये वाला टॉपिक देखिए, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो आगे अभी भी हमारे राष्ट्रपति को क्या कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो कैसे हमारे जो कानून आ रहा था उस समय, कैसे भारतीयों के दिमाग में ये सारी चीज चल रही थी, तो उन्होंने यही सारी चीजें आगे देख करके संविधान का निर्माण किया था। चलिए यहाँ तक आज हम इसको रोकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई तो उसको माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे।